ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर 15। चैप्टर हमारा रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। तो देखिए, बात करते हैं इस चैप्टर में, पढ़ते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, मीन्स बच्चे देने के लिए। इससे क्या है, मेंटेनेंस रहती है, वो स्पीसीज है वो नेचर में हमेशा बनी रहती है। मीन्स अगर ये कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो बात करें ह्यूमन बींग्स की, चाहे हम बात करें किसी और ऑर्गेनिज्म की, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या होगा, एक दिन वो विलुप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो जो रिप्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है इंक्रीज करने के लिए, अपने नंबर्स की, अपनी क्वांटिटी, अपनी सेम जाति को बढ़ाने के लिए, ताकि जो स्पीसीज है वो नेचर में बनी रहे। तो देखिए, ये मोस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक एज के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद। मीन्स ये नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म ने किसी को बच्चे को जन्म दिया और वो बच्चा इस कैपेबल बन गया कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। उसको भी एक एज तक जाना पड़ेगा जिसके बाद वो इस लायक बनेगा कि वो भी कुछ रिप्रोड्यूस कर सके। तो जो साइकिल है हमारा ह्यूमन बींग्स में, इसमें देखिए हम मेनली 3 स्टेजेस मानते हैं डेवलपमेंट की, कि जीवन में हमारे ह्यूमंस के 3 स्टेजेस हैं। चाइल्डहुड जो कि बचपन है, अडल्टहुड जो कि हम जवानी कहते हैं, ओल्ड एज जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। तो जो एडोलसेंस जो चीज़ है ये क्या है, एक ऐसी स्टेज है जो बचपन और अपनी जो जवानी है इसके बीच में होती है। इसमें क्या है, इस स्टेज में क्या है, फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट है ह्यूमन की बहुत ज़्यादा होती है, उसका मेंटली और फिजिक्स का, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एडोलसेंस जो टर्म है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ग्रो इनटू मैच्योरिटी, कि उसका मर्द बनना, बच्चे का जवान होना। तो देखिए, जिस तरह इस डायग्राम में दिखा रखा है, ये अपना इन्फेंट्री चाइल्डहुड है, अडल्टहुड है, आगे ओल्ड एज नहीं दिखाई इन्होंने। तो देखिए, चाइल्डहुड चाइल्डहुड जो थी अपना बचपन, और ये जो अडल्टहुड जो जवानी, इसके बीच की जो स्टेज है उसको कहते हैं हम एडोलसेंस। तो ये मोस्टली 13 से लेके 18 ईयर्स की एज के बीच का एक पीरियड होता है, जबकि मेंटली हमारी हमारी दिमाग की और हमारी फिजिक्स की, जो बॉडी पार्ट्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होती है, हमारा मास वगैरह, वजन वगैरह भी बढ़ता है। तो देखिए, जो रैपिड डेवलपमेंट है इसमें क्या होता है, देखिए बात करें सेक्सुअल मेजोरिटी, इस लायक हो जाता है इंसान की, वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने आप को समझने लग जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में फ़र्क पड़ जाता है। तो जो एडोलसेंस होता है वो ना ही एक चाइल्ड है ना ही एक अडल्ट है, उसके बीच का है। तो ये उम्र होती है, ये जो पीरियड है, ये 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को हम कह सकते हैं कि वो एडोलसेंस में है। तो देखिए, ड्यूरिंग जो इसकी इनिशियल फेज है, इसका स्टार्टिंग होता है, जैसे एडोलसेंस मीन बच्चा 12 की उम्र में एंटर करता है, तो वो नोट करता है उसकी बॉडी में चेंजेज होते हैं कुछ। तो ये सभी चेंजेस जो है बच्चे को पता होते हैं, उसको अवेयर होता है, उसको पता लगता है कि मेरे में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो जो 12 से 15 साल की जो एज है, 12 टू 15 ईयर्स की एज जो है, इसको हम अर्ली एडोलसेंस पीरियड कहते हैं, जो कि स्टार्ट हुआ है। तो ये चेंज जो है, इससे क्या है, पुबर्टी मीन पुबर्टी स्टार्ट होती है। पुबर्टी का मीन होता है कि उसका रिप्रोडक्शन करने का कैपेबिलिटी होना। तो जो पुबर्टी है, पुबर्टी, ये देखिए लास्ट करती है कुछ सालों के लिए, कुछ साल चलता रहता है ऐसे, जिसमें क्या उसकी फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, और वो मेच्योर हो जाता है सेक्सुअल मीन्स की, रिप्रोडक्शन मीन्स करने के लिए। तो इट मीन ये है कि जो इंडिविजुअल था अब वो रिप्रोडक्शन करेगा या कर सकता है। तो वर्ड जो पुबर्टी क्या है, इसको एक लैटिन वर्ड जैसे बताया था, पुबर्टस मीन से लिया गया है, जिसका नाम है एज ऑफ मैनहुड, मर्द बनने की, मतलब कि बच्चा जवान हो रहा है। तो जो एवरेज ऑनसेट जो पॉवर्टी की है वो स्टार्टिंग कब होती है, ये एडोलसेंस, ये 10 साल की उम्र में शुरू होती है गर्ल्स के केस में, और 12 ईयर की एज में बच्चों में ये शुरू हो जाता है डेवलपमेंट होना, जिसको कहते हैं एडोलसेंस की स्टार्टिंग। तो हर पर्सन इंडिविजुअली उसका टाइम टेबल जो है पॉवर्टी का, वो कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी होता है। मीन्स जैसे हमने बताया कि 10 साल के बाद के बच्चे लड़कियों के केस में, और 12 साल के बाद के बच्चे बॉयज़ के केस में, वो इस अपना वो ट्रांजिशन में आ जाएंगे, पॉवर्टी उनमें स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, ये कुछ और बातों पे भी डिपेंड करती है, जो पक्का नहीं है कि ऐसी होगा, थोड़ा मोटा अप डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो डाइट कैसी ले रहा है बच्चा, एक्सरसाइज कैसी कर रहा है, तो इन चीज़ों का भी इसके ऊपर फर्क पड़ता है। तो बात करते हैं चेंजेस एट पोवर्टी पर। तो पोवर्टी जब बच्चा जब जवान होना शुरू हो जाता है, ना वो चाइल्ड है ना ही वो अडल्ट है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट चेंज उसमें इंक्रीज इन हाइट, जो उसकी हाइट है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो देखिए, जैसी पॉवर्टी मीन जो 12 साल की उम्र में बच्चे ने कदम लिया,
उसकी ये स्टार्ट होगी फिजिकल और मेंटल जो प्रोग्रेस होनी, तो उसको कहते हैं पॉवर्टी स्टार्ट होना, ऑनसेट होना। तो उससे क्या है, उसमें सडन विजिबल इंक्रीज होता है उसकी हाइट में, जो कि दिखता है, उसका हाइट बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी बॉडी में भी चेंजेस होंगे प्रोपोर्शनल में। हाइट बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, बॉडी भी प्रॉपर वे में, अगर आर्म्स बढ़ेंगी तो हैंड्स भी बढ़ेंगे, तो इस तरह से हर एक चीज़ में प्रोपोर्शन में होगा इसका। आर्म्स जो उसकी लेग्स हैं वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगी बाकी पार्ट्सों के मुकाबले में, उसकी आर्म्स और लेग्स का जो ग्रोथ है वो बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो देखिए इससे क्या है, उसका साइज बढ़ेगा। जब जो awkwardness क्या है कि ये देखिए बच्चों में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा कि कोई बच्चा छोटा लग रहा है, कोई बड़ा लग रहा है, कोई उससे बड़ा लग रहा है। लेकिन ये कब तक रहेगा डिफरेंस, जब तक कि वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नहीं हो जाती, मीन वो 18 ईयर के या 14 ईयर के आसपास के नहीं हो जाते, तब तक वो सब बड़े छोटे लगेंगे। जिस तरह की स्कूल में क्लास में 9th के बच्चे हों, हो सकता है वो कि कोई बच्चा जल्दी पॉवर्टी में आ गया, कोई कम आ गया, तो उसमें उनमें डिफरेंस मिलेगा हाइट का। लेकिन जब वो 18 ईयर या 15 ईयर तक पहुंच जाएंगे तो उनमें सभी की ग्रोथ हो चुकी है, वो एक से ही बन जाएंगे, उनकी जो ग्रोथ है बराबर सी हो जाएगी। तो ये जो फिजिकल ग्रोथ है इसको हम ज़्यादातर 11 से 13 साल में, 11 to 13 ईयर्स की एज में देख सकते हैं गर्ल्स के केस में, और 13 से 15 ईयर की एज के बच्चों में देख सकते हैं कि उनमें ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो देखिए ये शो कर रखा है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, फिर उसकी एज 2 साल की तो इस तरह है, 5 साल में ये है, देखिए 15 साल की उम्र में ये चेंजेस हो गए, और आगे अडल्ट होते होते ये चेंजेस हो गए। तो देखिए उसकी बॉडी में चेंजेस होते रहे हो रहे हैं। इसी तरह ये देखिए एक डायग्राम दिखा रखा है एज वाइज, कि ये दिखाया है कि बच्चों का कि कितना उनका ये सेंटीमीटर पे ईयर ग्रोथ हो रही है। इसको आप देख सकते 4 सेंटीमीटर हो रही है उनकी ग्रोथ। इस ये 13 साल की उम्र में 14 साल की जाती है उसकी थोड़ी ग्रोथ और बढ़ गई। तो ये एक चार्ट शो कर रहा है कि जो ग्रोथ दिखा रहा है बच्चों की। सेकंड क्या है इसमें जो चेंज है, वो है चेंज इन द साइज ऑफ द हार्ट एंड द लंग्स। अब जो बच्चा का दिल और लंग्स हैं उनमें भी चेंजिंग होगी, वो भी बढ़ेंगे, डेवलप होंगे। तो देखिए ये हम देख नहीं सकते लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट है। जो डायमीटर हार्ट का है वो इंक्रीज होएगा 50%, जितना था उससे 50% बढ़ जाएगा। जो वेट है उसका वजन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो इस मीन उसकी जो कैपेसिटी थी काम करने की, उसके लंग्स की, और साइज था वो भी बढ़ गया। अब देखिए चेंज इन बॉडी शेप, उसकी बॉडी में भी शेप में चेंज होगा। तो मैनी चेंजेस उसकी बॉडी की शेप में होंगे, साइज में होंगे, तो ये डिफरेंट होंगे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग से। नेक्स्ट चेंज क्या है, चेंज इन वॉइस, उनकी आवाज़ जो है वॉइस से बदल जाएगी। देखिए जो लैरिक्स है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, जो प्रेजेंट होता है हमारे थ्रोट में, वो एक ट्यूब शेप्ड होता है कार्टिलेज की तरह। तो जो लैरिक्स है जो है लैरिंक्स, ये हमें क्या देता है, ये हमें पिच देता है हमारी आवाज़ को। पिच मीन फ्रिक्वेंसी। अब जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उतनी ही आवाज़ श्रिल मीन पतली होगी, जितनी फ्रिक्वेंसी कम होगी उतनी ही आवाज़ ज़्यादा मोटी होगी। तो बिफोर पोवर्टी, पोवर्टी से पहले ये बॉक्स था, जो वॉइस बॉक्स, ये छोटा था। इसमें जो वोकल कॉर्ड्स थे वो छोटे थे और थिन पतले थे, इसलिए जो वॉइस होती है बच्चे की वो प्रैक्टिकली क्या है, एक जवान आदमी से हल्की होती है, पतली होती है। लेकिन जैसे ही वो इस पोवर्टी स्टेज से पास होता है, इस ट्रांजिशन में से पास होता है, उसका जो वॉइस बॉक्स है, लाइनेक्स है, वो बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके अंदर के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी बड़े हो जाते हैं, वो भी थिकन हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी जो वॉइस है अब डीप हो जाती है, गहरी, ज़्यादा दमदार हो जाती है। ये प्रोसेस कुछ महीनों तक चलती है। तो एक बार ये ग्रो हो गया लाइनेक्स, अब उसकी वॉइस जो है स्टेबलाइज हो जाती है। तो आपने देखा होगा बच्चों को 13 से 15 की उम्र के बीच में कि उनकी आवाज़ जो है बदलती रहती है। कई बार वो बोलते बोलते उनकी आवाज़ कम हो जाती है, कभी ज़्यादा होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उस टाइम उनका जो वॉइस बॉक्स है वो डेवलप हो रहा होता है, और कुछ महीनों में वो डेवलप हो जाता है, उसके बाद उनकी जो वॉइस है वो स्टेबल हो जाती है। तो देखिए जो लाइनेक्स है वो ग्रो कर जाता है इस पीरियड में, पुबर्टी के पीरियड में। और ये इसका जो असर है वो हम फिजिकली देख सकते हैं, जो हम हमारे इन फ्रंट ऑफ थ्रॉट, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है, ये यहाँ पे शो होता है। देखिए ये, इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये ग्रो होता है बॉयज़ में ज़्यादा, जिसका हम दिखता है बॉयज़ में, और गर्ल्स के केस में जो कम ग्रो होता है, इसलिए गर्ल्स के केस में ये हमारे यहाँ दिखता नहीं है। तो देखिए डू यू नो है, अब वॉइस कौन बनाता है, तो देखिए जब हम बोलते हैं जो एयर है रश होती है हमारे लंग्स में से, तो ये क्या वोकल कॉर्ड्स में से जाती है, तो उनको उनमें से वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन जो है वॉइस बनती है। अब मेल्स के जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं, इसकी इसलिए वहाँ पे जो उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो छोटे हैं, जिसके कारण उनका डिफरेंस है पिच का, लेडीज़ का और जेंट्स का। एक वुमेन है, एक मैन है, दोनों की आवाज़ का, एक गर्ल है, बॉय है, दोनों की आवाज़ का इसलिए डिफरेंस होता है।
तो देखिए जो साउंड है जो चेंज होती है स्पीच में, वो आगे जाके टीथ, लिप्स और नासल कैविटी के कारण आगे वो एक मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था हमारा डू यू नो का। नेक्स्ट बात करते हैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर कि फिफ्थ चेंज क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। तो देखिए जितने भी पसीना वाले ये एक्टिविटी है बढ़ जाती है, पसीना ज़्यादा आएगा उनको, उनमें से थोड़ी सी स्मेल सी ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के, वो फुली डेवलप हो जाते हैं इस स्टेज में, पोवर्टी में, और उनका इंक्रीज हो जाता है स्वेट निकलना वहाँ से, उनका पसीने का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। तो एक्न, पिंपल्स, दाग, फुंसियाँ वगैरह जिसको कहते हैं हम हिंदी में, ये भी ज़्यादा हो जाता है इस उम्र में बच्चों में। जिसके कारण क्योंकि उनमें जो सीबम जो है जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स में से प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा बढ़ने के कारण उनके फुंसियाँ फोड़े भी इस कारण मुँह पे दिखते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट की। तो देखिए उनके डेवलपमेंट है जो सेक्स ऑर्गन्स वो भी डेवलप होते हैं ड्यूरिंग पॉवर्टी, मीन्स जब वो ना तो बच्चे हैं ना ही वो मेल बने हैं, 13 से 15 साल की उम्र के बीच में उनके फिजिकल जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सेम टाइम पे। तो सेक्स ऑर्गन जो है बॉय एंड गर्ल्स के वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जो टेस्टिस होते हैं बॉयज़ में वो मैच्योर हो जाते हैं, वो अब इस लायक हो जाते हैं कि सीमन प्रोड्यूस कर सकें। और गर्ल्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी तकड़े ताकतवर हो जाते हैं। जो ओवरीज इन लार्ज बड़ी हो जाती हैं, उनके अंदर जो ओव का मीन्स एग का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इसके कारण जो ओवरीज है वो अब इतनी रिलीज कर देती है, मैच्योर ओवा को रिलीज करती हैं। तो इसलिए गर्ल्स को के केस में मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका चल पड़ता है, जिसमें उनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक। इसके बाद सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक क्या है सेक्स से रिलेटेड, कि उनका जो वॉइस है, उनकी बॉडी वॉइस की जो अपीयरेंस है, वहाँ पे देखिए पब्लिक और फेशियल हेयर्स में अपीयरेंस जो फर्क पड़ती है उनके पब्लिक प्लेसेस जो हैं बच्चों के, जहाँ जिनको हम कहते हैं कि पब्लिक, जिसको जनरली हम हाइड करके रखते हैं, तो वहाँ पे भी देखिए हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो गर्ल्स के केस में उनकी ब्रेस्ट वगैरह डेवलप होनी शुरू हो जाती है, उनकी अपीयरेंस पब्लिक हेयर की होनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे बाल आने शुरू हो जाते हैं बॉडी पार्ट्स में जहाँ पे पहले नहीं होते हैं। तो बॉडी हेयर भी एक प्रोमिनेंट रोल है जो बताते हैं कि सेकेंडरी जोन भी डेवलप होती है, जिससे पता लगता है कि बच्चा अब जवान हो रहा है, जैसे बच्चों की दाढ़ी आनी शुरू हो गई। तो सेकंड थर्ड क्या है, चेंज इन हार्मोनल बैलेंस। उनके हार्मोन में जो हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा बॉडी रिलीज करते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं, उनमें भी चेंज आता है बैलेंस में। तो देखिए इस उम्र में, इस एडोलसेंस में क्या होता है, जो हॉर्मोन्स होते हैं हमारे, वो केमिकल सब्सटेंसेज है जो प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारी एंडोक्राइन द्वारा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा, जो हमारे बॉडी में है डक्ट्स। तो ये क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं हमारे स्ट्रांगली टुवार्ड्स एन अडल्ट स्टेट। हमें इतना ज़्यादा रिलीज करके जो वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक वो मर्दों के बराबर हमें जो है रिलीज करेंगे केमिकल से, हार्मोन से। तो ये ट्रिगर्ड किए जाते हैं किसकी तरह, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, जो कि एक सीक्रेट करता है हार्मोन्स। ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो है टेस्ट्स का, बच्चों में लड़कों के केस में टेस्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जो है, और जो ओवरीज को स्ट्रेंथ करता है गर्ल्स के केस में। तो ये हार्मोन्स है, ये रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, क्योंकि ये डक्टलेस हैं। ये सीधे ही हमारे जो इनमें से रस आएगा इन हार्मोन्स का, जो ग्लैंड्स में से, वो सीधा ही सीधा हमारे ब्लड में जाएगा। तो ब्लड के कारण क्या है, ये जो इनकी जो मैच्योरेशन है इनके सेक्स ऑर्गन्स की, वो फास्ट हो जाएगी गर्ल्स और बॉयज़ के केस में। तो नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन फेज इन द ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन फेज है वो कैसे है, देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ह्यूमन बिकम केपेबल, अब इस लायक बन जाते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने जैसे, जैसे कि उसके टेस्टस एंड ओवरीज जो है प्रोड्यूस करने लग जाती हैं स्पर्म्स एंड ओवा को। मीन मेल्स के केस में स्पर्म्स बनने शुरू हो गए और फीमेल्स के केस में एग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। तो मेल्स क्या करेंगे करेंगे प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा स्पर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए तक अपनी लाइफ में, एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। फीमेल्स का जो एग प्रोडक्शन है वो एक लिमिट तक है, उसके बाद नहीं करेंगे। लेकिन जो मेल्स हैं उनमें स्पर्म एक बड़ी लंबे स्टेज तक चलेगा, बुढ़ापे तक चलेगा। तो फीमेल्स में क्या है, जो ओवरीज है वो एक्टिवेट हो जाती हैं जब गर्ल की जो रीच हो जाती है एज पुबर्टी, मीन 15 साल के आसपास पहुंच जाती है। तो ये नॉर्मली ये एज क्या है, 11 से 11 to 13 ईयर्स ऑफ एज। तो जो एक ओबम है, जो ओवरीज में एग कहते हैं, ये जब मैच्योर हो जाता है 28 डेज में, तो ये मैच्योर ओबम क्या है, एंटर करता है ओबिडक्ट में। तो जैसे ही ओबिडक्ट में ये एंटर किया तो इसको फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल के स्पर्म द्वारा, अगर मेल स्पर्म यहाँ पे है।
और वो फर्टिलाइज होकर कहाँ है, यूटेरस में जाएगा, जो ऐसे कि आपको पिक्चर में लास्ट लेसन के दिखाया था। ये एक पेरल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी ओवरीज के अंदर है। तो जहाँ से क्या है, जो यूटेरस है वो मस्कुलर और इलास्टिक सा होता है जी। ये जैसे ही बच्चा डेवलप होगा अपने आप स्ट्रेच होता रहता है, एक्सपैंड होता रहता है उसके साइज के अकॉर्डिंग। अब जब 40 मीन बच्चा पूरा डेवलप हो जाता है तब तक जो उसको अपने अंदर रखता है। तो जैसे ही ये एवरी जो है मीन जो फर्टिलाइज सेल है, अपना एग है, वो एंटर करता है यूटेरिस में। तो यूटेरिस क्या करता है, इसको रिसीव करने के लिए एक थिक सी लाइनिंग बनानी शुरू कर देता है ब्लड वेसल्स की, ताकि ये जो एग है नीचे बाहर ना जा सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, मान लीजिए जो मेल के स्पर्म वहाँ नहीं आए, तो क्या है, एग क्या है, डिसइंटीग्रेट, वो अपने आप खत्म हो जाएगा, और जो ब्लड की लाइनिंग्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जो जिन्होंने उसको पकड़ना था। तो इस प्रोसेस में क्या है, जो ब्लड है वो फ्लो होना शुरू करता है, जिसको कहते हैं हम मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो ये पीरियड देखिए 3 से 6 दिन के लिए चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द गर्ल्स हेल्थ। तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो स्टार्ट होता है लड़कियों में, उसको कहते हैं हम मेनार्क। तो इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टॉप होता है वुमेन्स में 40 से 50 साल की उम्र जब उनकी हो जाती है, तो इस साइकिल का बंद होने को कहते हैं मेनोपॉज, कि वो बंद हो गया। तो इन जर्नल की बात करें तो वुमेन्स में ये अपना जो मेंस्ट्रुएशन है मोस्टली ये 28 से 30 दिन के इंटरवल के बाद दोबारा दोबारा आता रहता है। एग फॉर्मेशन होगा, अगर फर्टिलाइज नहीं होगा तो दोबारा से वो ब्लड की फॉर्म में ब्लीडिंग होगी, 28 दिन बाद 3-4 दिन के लिए चलेगी। तो ये पीरियड वेरिएबल हो सकता है, किसी केस में अलग हो सकता है, किसी केस में कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए स्टार्टिंग के 6 मंथ में या 1 साल तक गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है रेगुलर होते हैं, तो इसमें कोई डरने वाली बात कोई नहीं होती। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ओवम जो है फर्टिलाइज्ड हुआ हुआ है स्टेम द्वारा, स्पर्म द्वारा, तो उसका जायगोट मीन उनका कॉम्बिनेशन बन गया, जिसको जायगोट कह दिया। अब ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर ये यूटेरस में चला जाएगा, यूटेरस में जाके ये बच्चे की फॉर्म में पलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बताते हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एग प्रोड्यूस करने वाले 2 ओवरीज हैं और ये डक्ट्स हैं। अब ये देखिए यूटेरस है, अब एग यहाँ प्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ प्रोड्यूस हुआ, यहाँ प्रोड्यूस होते ही ये अब ओविडक्ट में जाएगा, जो ओविडक्ट है यहाँ गया, यहाँ पर स्पर्म आए मेल के, वो स्पर्म ने मिलने के बाद ये अब क्या है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या है, अब यहाँ पे यूटेरिस में सेट हो जाएगा और जहाँ पे बच्चे की फॉर्म में डेवलप होता रहेगा। तो बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ द चाइल्ड। तो चाइल्ड में कैसे पता लगता है कि लड़का है लड़की है। तो देखिए ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे सेल के न्यूक्लियस में। हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स हैं, और 2 पेयर जो लास्ट वाले हैं 45 और 46 वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसी कारण ये डिफरेंट होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में। मेल्स में ये XY होते हैं दोनों के दोनों, और फीमेल्स में दोनों के दोनों X होते हैं। तो देखिए सीधा सा फंडा है इसमें, जब जो गैमेट है मीन्स एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन होगा, वो मिलाप होगा, तो जो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये लेडीज़ के एग के ऊपर X ही होगा, क्योंकि इसमें एक्स ही होते हैं लास्ट 2 जो क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो मेल होता है उसके जो स्पर्म्स में दोनों होते हैं, X और Y दोनों होते हैं। तब मान लीजिए अब इसका हाफ पार्ट, इसका स्पर्म का हाफ पार्ट X है और हाफ Y है, क्योंकि इसमें मेल्स के केस में XY होते हैं। अगर X, अगर मेल का केस में, अगर मेल का X वुमेन्स के X के साथ कंबाइन हो गया, तो देखिए डबल X हो गया। अब क्या प्रोड्यूस होगा, गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। अब अगर एग में X तो था ही था, अब स्पर्म में Y था, तो क्या कंबाइन हो गया XY, जिसको जाइगोट कहते हैं, तो क्या होगा, बॉय प्रोड्यूस होगा। तो ये सीधा सा फंडा है, इसमें क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम टाइम पे अगर एग में 22 प्लस Y मीन्स Y स्पर्म आ जाता है, तो रिजल्टेंट गोट जो है वो मेल चाइल्ड है। अगर एग में X प्लस हो जाता है स्पर्म में से, तो वो गर्ल चाइल्ड है। जैसे कि वो बताया था कि जैसे देखिए ये वुमेन्स के केस में एग तो यही रहेगा, X ही रहेगा, इसमें भी X ही रहेगा। अब देखिए मेल में क्या था, X और Y दोनों थे, जैसे कि जहाँ दिखाया गया है। अगर X आकर X से मिल गया तो XX हो गया, तो लड़की। अगर X के साथ Y मिल गया तो XY बन गया, दोनों कॉम्बिनेशन, तो बॉय। तो ये सीधा सा फंडा है कि कैसे पता लगता है इस बात का। तो देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। तो इसमें बात क्या करते हैं, ये ऐसे ग्लैंड्स की बात करेंगे जो कि डक्टलेस हैं, जो कि कुछ केमिकल्स मीन हार्मोन्स रिलीज करते हैं हमारी ब्लड में।
तो एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो इस वैसे ग्लैंड्स का सिस्टम है जिसमें क्या होता है, रिलीज होते हैं केमिकल्स जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं उनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कुछ डक्ट नहीं होती, जैसे कि हमारे बाकी बॉडीज़ में डक्ट्स होती हैं, पाइप्स होती हैं। जैसे कि फूड को खाते हैं तो वो पाइप्स के थ्रू आगे फ्लो होता है, तो इस तरह की कोई पाइप नहीं होती, उनकी कोई डक्ट नहीं होती, इसलिए डक्टलेस कहते हैं। और जो सीधे ये क्या है जो सीक्रेट करते हैं चीज़ को, केमिकल को, वो सीधा का सीधा ब्लड स्ट्रीम में हमारे मिक्स हो जाता है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है जो हमारा रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म, हमारा किसी चीज़ को पचाने का सिस्टम, सांस लेने सिस्टम, ग्रोथ, डेवलपमेंट, पुबर्टी, बॉडी, ये सब चीज़ें इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो देखिए बॉडी में दिखा रखा है इस पिक्चर में हमारे डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, देखिए इनकी लोकेशन बता रखी है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रीज ग्लैंड है, किडनी है। इसी तरह ओवरीज में, सेक्स में ओवरीज हैं, फीमेल के केस में टेस्टिस हैं, मेल के केस में ये ग्लैंड्स हैं। तो जो मेजर ग्लैंड है जो हमारे ह्यूमन में एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं, वो मेनली बात करें मोटे मोटे तो हाइपोथामस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पिनियल एंड रिप्रोडक्शन ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे मोस्टली दिखाए गए हैं, ये वाले जो कि मेन है। तो वन ऑफ द हार्मोन्स रिलीज बाय द जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स रिलीज करता है, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जिसके कारण हमारा कद काठ बढ़ता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है हमारे, थायराइड ग्लैंड जहाँ पे देखिए थ्रोट में, ये दिखा रहे थायराइड ग्लैंड थ्रोट में, तो ये जब सीक्रेट होता है तो क्या करता है, ये थायरोक्सिन को फ्लो करता है जिसके कारण हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का, वो वेरियस फंक्शन करते हैं, मीन बॉडी के पार्ट्स को फंक्शन करने के लिए ये ऐसे एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसके वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो थायरॉक्स जो है, थायराइड ग्लैंड अगर ना प्रोड्यूस करेगा तो ये ग्लैंड क्या है, रुक जाएगा नेक में, यहाँ पे एक बड़ा सा क्या है सोजस सी आ जाएगी जिसको हम कहते हैं गोइट्रे। तो इसलिए हमें आयोडीन की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये आयोडीन की कमी के कारण होता है कि अगर ये ग्लैंड में आयोडीन हमें बॉडी में नहीं मिलेगी प्रॉपर वे में, तो जहाँ पे ये देखिए सूज सा जाएगा, हिस्सा हमारा मांस बाहर से आ जाएगा रसोली की तरह। तो इसलिए ये थायराइड ग्लैंड तभी फंक्शन करता है जब हमें आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है बॉडी को, अदरवाइज ये एक गोइट्री नाम के रोग में कन्वर्ट हो जाता है। सेकंड देखिए इंसुलिन है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रीज छोड़ती है हमारी, इससे क्या है हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होता है। ये देखिए पैनक्रीज की बात करते हैं, ये यहाँ से छोड़ी जाती है, ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, तो हमारे फूड में जितनी शुगर है उसका लेवल को कम करता है ये। अगर ये नहीं सीक्रेट होता तो पर्सन को क्या है डायबिटीज़ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की। ये छोटे छोटे टीनी टीनी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी टॉप ऑफ ईच किडनी के ऊपर लगे होते हैं। देखिए किडनी की बात करते हैं, ये किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स हैं ये छोटे 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 फॉर्म में होते हैं, डॉट्स की फॉर्म में से लगे होते हैं। तो इनका काम क्या है देखिए, ये एक ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जो कंट्रोल करते हैं बॉडी को स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में। तो ये क्या है, ऐसे हार्मोन रिलीज करते हैं जो हमारे मिनरल लेवल्स को ब्लड में कंट्रोल रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं। तो बात करते हैं अब हम रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। तो फ्रॉग में जो हार्मोन्स हैं उनका क्या रोल है, और इसी तरह इंसेक्ट्स में कि वो उसको मेच्योर करते हैं। तो देखिए हमारी बात नहीं कर रहे हैं, ये फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए फ्रॉग के साइकिल को हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, टैडपोल से ये बनता है जो कि एक एग में से हैच हुआ था, जो बाद में क्या है वेरियस स्टेजेस में से पास करता है और बाकी फाइनली जाके जो एक अडल्ट बनता है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को जो टैडपोल मीन जो एक पूंछ वाला जो फ्रॉग था, उसको हम इस प्रोसेस को जिसमें से एक पूंछ वाले अंडे से पहले एक लार्वा बना, लार्वे से फिर एक पूंछ वाला फ्रॉग बना, फिर फाइनली वो एक फ्रॉग बना, इस प्रोसेस को सारी को मेटामॉर्फिक मॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें देखिए जो हार्मोन जो है थायरोक्साइन जो है प्रोड्यूस होता है थायराइड ग्लैंड द्वारा फ्रॉग के, जिससे क्या होता है उसका जो मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस से सारी की सारी टेक प्लेस करती है। मीन्स उसको ये उसके गले में एक ऐसा ग्लैंड है जिस तरह हमारे हैं जो कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण उसमें सारी की सारी जो डेवलपमेंट है, एक डड्डू का अंडे से निकलना, उसका पूंछ बनना, उसके लेग्स आनी, उसकी पूंछ का फिर आगे ख़त्म हो जाना लास्ट में, और उसका फिर बाहर आ जाना, उसके लंग पहले जो गिल्स थे उसका लंग्स में कन्वर्ट हो जाना, ये सारा का सारा इस हार्मोन्स के कारण कंट्रोल होता है। तो ये इसके लिए इसको देखिए, अब बात की थी कि इस हार्मोन्स को काम करने के लिए आयोडीन चाहिए, तो ये आयोडीन उसको पानी में से मिलती है जहाँ पे वो ग्रो करते हैं टैडपोल्स। तो इंसेक्ट्स के केस में भी देखिए ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती है,
जैसे देखा होगा लार्वा है, लार्वा से देखिए कोई कीड़ा बनता है, कीड़े सुंडी बनती है, सुंडी से क्या है अपना वो तितली बनती है। तो ये भी उनके द्वारा कुछ सीक्रेट करते हैं वो हार्मोन्स टाइम टू टाइम, जिसके कारण उनमें वो चेंजेस होती रहती है उनकी बॉडी पार्ट्स में, ताकि वो नई नई डिफरेंट शेप्स लेते रहते हैं। उनके कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि ये ब्रेन के अकॉर्डिंग उन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं उस समय पे आके, ताकि वो वैसी शेप ले सकें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात, कि हम जो प्रोडक्ट है हमारी रिप्रोडक्टिव मीन जो सेक्स ऑर्गन्स है उससे रिलेटेड हेल्थ को कैसे हमारे ठीक रखें। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशन जो है नीड ऑफ एडोलसेंस। जो बच्चा, आप देखिए चाइल्डहुड के बाद अब ये इस स्टेज में एंटर करता है मेच्योर होने से पहले, जिसमें कि उसका पुबर्टी, तो उसको देखिए अगर पुअर न्यूट्रिशन देंगे तो उसका जो हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी जो बॉडी प्रॉपरली विक्स नहीं हो पाएगी, वो हो सकता है अच्छा लड़का या लड़की ना बन सके, तो उसमें हो सकता है मोटापा आ जाए, ज़्यादा फैट आ जाए, जिसके कारण उसके जो वेट बढ़ जाएगा। तो इसलिए इंडिविजुअल को रिस्क हो सकता है हार्ट डिजीज़ का, अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स का। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक ना पीने से बच्चे के, ज़्यादा फ्रूट जूस जूस पीने से उसकी बॉडी में जो इंस्टेड ऑफ मिल्क, इस टाइम में क्या है ग्रोथ जो है बिल्डिंग बॉडी की वो रुक जाएगी, उसमें बोन फ्रैक्चर्स होनी शुरू हो जाएंगी अर्ली एज में ही। तो एक डाइट हैवी डिपेंडेंट जो इसमें कि फास्ट फूड पे खाएगा, तो उससे क्या है उसमें एनर्जी कम आएगी, फैट ज़्यादा आएगा, जिसके कारण उसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी कैल्शियम की, इन्फ्रोवाइज की, विटामिन ए की। तो मीन्स एक बच्चा जो एडोलसेंस की एज में एंटर करता है उसको बढ़िया बैलेंस डाइट खानी चाहिए, उसको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसको फैटी चीज़ें ऐसी जो कि बाहर मिलती है वो नहीं खानी चाहिए। उसको बैलेंस फूड कैल्शियम रिच, आयरन रिच खाना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, विटामिन डी वाला। उसको अच्छा मतलब कि फूड मिल्क जैसा पीना चाहिए। तो एक गर्ल, जैसे ही गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन आता है तो उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, विटामिन डी के, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, इनको सभी चीज़ चाहिए होती है ताकि उनकी हेल्थ और स्ट्रॉन्ग बोन्स है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। तो इस पर्पल के लिए फॉस्फोरस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको, जिसकी कमी के कारण उनको कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, उनकी बोन्स अनहेल्थी हो सकती है, उनको रिस्क हो सकता है उनके टूटने का। तो जिंक, मैग्नीशियम, क्रोमियम जो है, सेलेनियम जो है, इनको लाइट डाइट में अगर लो लेते हैं और बाकी चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं तो उसके कारण देखिए क्या बच्चों में डेफिशिएंसी जा सकती है। तो इसलिए हमें उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देनी चाहिए ज़्यादा, ताकि उनको एक हेल्थी डाइट की ज़रूरत होती है। तो बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। तो देखिए जो जैसे हाइजीनिक है बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई। तो जैसे कि प्रैक्टिसेस है पीपल जो स्टे हेल्थी रहते हैं, हेल्थी प्रॉब्लम्स के लिए जो एडोलसेंस है उनको अपनी एक्टिविटीज़ हैबिट्स को अच्छा रखना है। उनको ये जानना ज़रूरी है कि उनको क्या क्या उनकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उनको बात करना चाहिए डेली। उनको प्रॉपर सोप और डेंटल और ओरल हाइजीनिक्स रखनी चाहिए, आइज़ और ईयर्स को साफ रखना चाहिए, प्रॉपर कपड़े पहनने चाहिए, अच्छी हैबिट्स अपनानी चाहिए, उनको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। गर्ल्स और वुमेन्स दोनों को ही अपनी हाइजीनिक्स रखनी चाहिए, ताकि उनकी जो पर्सनल हाइजीनिक्स है वो सब साफ सफाई ठीक रहे। तो गर्ल्स के केस में उनको इन्फेक्शन के डर के कारण उनको ज़्यादा साफ रहना चाहिए उस समय जब उनको मेंस्ट्रुएशन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज की। तो देखिए फूड ठीक है, फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, डेली रिक्वायरमेंट है। तो साइंस ने भी ये, साइंटिफिक भी ये बताते हैं कि वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, प्लेइंग गेम्स करना, इससे हमारी जो ग्रोथ ज़्यादा बढ़ती है इंडिविजुअल की। तो एक्सरसाइज से हमें हेल्प होता है बेटर डाइजेस्ट करना फूड को। इससे हमारे अंदर के जो जहर है, टॉक्सिन जो बाहर निकल जाते हैं, इसलिए हम इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो जाता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी डेफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ जाती है, लंग्स की काम करने की क्षमता, हमारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि फिजिकल एक्सरसाइज भी करें इस समय। नेक्स्ट क्या है, से नो टू ड्रग्स। तो देखिए एक्सपेरिमेंटली देखा गया है जो ड्रग्स हैं इस उम्र के बच्चे जब लेते हैं, जब उनका विकास होना होता है बॉडी का, एडोलसेंस की स्टेज पे हैं, तो उनको अगर अनफॉर्चुनेटली कोई टीनेंट कोई बच्चा अगर लिंक कर देता है सेक्शंस के साथ टुडे, तो देखिए उसका टुमारो जो है वो ख़त्म हो गया। अगर वो इस उम्र में अल्कोहल, तंबाकू जैसा चीज़ खाता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये घातक हो जाती हैं उसके जीवन के लिए। तो हमें क्या है, अडल्ट्स को, ऐसे अडल्ट्स को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी कि उनका जो पूरा पूरा जीवन खराब हो जाए। उनको स्मोक नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, जिससे कि उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है और वो अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं, उनका कंट्रोल खो जाता है अपने आप पे। तो हमें क्या करना चाहिए, से नो टू ड्रग्स, हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए, ऐसा कैंपेन भी लगाना चाहिए। तो इससे क्या है, एजुकेटेड पीपल लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं ड्रग्स के,
और लोगों को गाइड करना चाहिए कि वो कैसे स्ट्रेटजी चलाएं कि ताकि लोग इनके ड्रग्स के केस में ना फंसे, ड्रग्स को ना लें, ड्रग्स का विरोध करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।